जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिन्हा। और जैसे कि हम कई दिनों से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वहां के तमाम जो सियासी घटनाक्रम है उनकी बात कर रहे हैं और जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब बांग्लादेश में सत्ता किसके हाथ में होगी ये स्पष्ट हो चुका है। बीएनपी की जो सरकार है वो बन चुकी है और इसी के साथ ही बहुत सारे जो अहम सवाल थे वो एक बार फिर से उठने लगे हैं कि आखिरकार जो कट्टरपंथ की हार हुई है, इसके बाद का ये जो बांग्लादेश है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कट्टरपंथ की हार हुई है बांग्लादेश में। 18 महीने का जो कार्यकाल था वहां पे अंतरिम सरकार का और मोहम्मद यूनुस का, वो कट्टरपंथियों की सरकार थी। वहां पे कट्टरपंथ कहने से मेरा मतलब ये है कि वो बांग्लादेश जो पहले शेख हसीना का हुआ करता था, जहां पर जीडीपी ग्रो कर रही थी, जहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, जहां पे इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा था, जनता एक साथ मिलजुल के रह रही थी, वो 5 अगस्त 2024 का वो दिन आया था नेहा, जिस दिन वहां सत्ता परिवर्तन हुआ था, सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया था शेख हसीना को और उन्हें जान बचाकर तमाम जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो तहस नहस हो गया था। बहुत सारी इसकी हमने तस्वीरें देखी। सड़कों पर प्रदर्शन होता था, आगजनी होती थी, गोलियां मारी जाती थी और स्थिति इतनी खराब हो गई थी। ये जो पिछला 18 महीने का जो कार्यकाल रहा उनमें अल्पसंख्यकों पर इतने अत्याचार हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि 60 से ज्यादा वहां हिंदुओं की हत्या की गई है, उनके घरों को जलाया गया है। तो जो एक कट्टरपंथ का जो दौर था वो मोहम्मद यूनुस के वक्त का था। लेकिन अभी जो नेहा जो कह रही हैं कि कट्टरपंथी हार गए हैं, वो ये कह रही हैं कि वहां पर जमाते इस्लामी सत्ता में नहीं आई है। दो बड़े राजनीतिक पार्टी थे जो इस वक्त आमने सामने थे। चूंकि आवामी लीग शेख हसीना की जो पार्टी उन्हें बैन कर दिया गया है, तो वो चुनाव में नहीं है। तो एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जिसके तारिक रहमान है और दूसरा शफीकुर रहमान की जमाते इस्लामिक पार्टी। तो पहले ये लग रहा था, हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी कि वहां पे जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें एक सर्वे में जमाते इस्लामी आगे दिख रहा था। बिल्कुल और इस पर हमने कहा भी था कि अगर ऐसा होता है तब कैसे स्थिति होगी और किस तरह की स्थिति होगी। बदल गया। हाँ, वो जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो रही थी कि किस तरह का जो बांग्लादेश है वो होगा। लगातार इस पर बयानबाजी भी हो रही थी। लेकिन आप, क्योंकि अब हम कट्टरपंथी पर बात करें कि हार हुई है, इस पर आपका नजरिया जो है उसको पूरा करिए। देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज की जो सुबह है बांग्लादेश की, वो एक नए अध्याय की शुरुआत है। जो पिछला 18 महीना था वहां पर कट्टरपंथ हावी हो रहा था और अगर शफीकुर रहमान की पार्टी जमाते इस्लामी अगर वहां पर सत्ता में आ जाती, एक सीट क्रिएट कर लेते, मान लेते कि 151 की जो संख्या है वो जमाते इस्लामी या उनके जो अलायंस के जो मेंबर्स है उनको मिल जाता, तो वहां पर सत्ता में कौन आता? वहां पर शफीकुर रहमान आते और उनका जो नजरिया है वो ये है कि बांग्लादेश में वो इस्लामिक स्टेट को लागू करेंगे, शरिया लागू करेंगे। वहां पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होता और इसीलिए हम यहाँ पर नेहा और मैं चर्चा करने आए हैं कि वहां पर बांग्लादेश में कट्टरपंथ की करारी हार हुई है। लेकिन एक फैक्टर है जो नेहा बताएंगी, एक ऐसा देश है जो रो रहा है, उसके बारे में नेहा बताएंगी। बिल्कुल, हम इसलिए बार बार हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जितनी मिर्ची आज जमाते इस्लामी को लगी है, इससे कहीं ज्यादा आंसू जो है वो आज पाकिस्तान के निकल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि अगर जमाते इस्लामी की सरकार आती है तो वो उसके साथ सांठगांठ करके भारत के खिलाफ तमाम जो साजिशें हैं वो रच सकता है। लेकिन हो रहा था, बिल्कुल ये हो भी रहा था। बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई। लेकिन आज जो हुआ है, जिस तरह से बांग्लादेश की जनता ने लोकतंत्र के लिए वोट किया है, जिस तरह से बांग्लादेश की जनता ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है, उससे पूरे विश्व में एक बहुत ही स्पष्ट मैसेज गया है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, उनको भी विकास चाहिए, उनको किसी भी तरह के कट्टरपंथियों की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं जो अभी कह रहा था आपसे कि पाकिस्तान ने रो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों रो रहा है मैं ये बता देता हूं। हुआ यह था कि जो पिछला 18 महीने था, जो अंतरिम सरकार थी, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार थी, तो उस वक्त पूरी दुनिया ये जानती थी कि वहां रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी मोहम्मद यूनुस की। वो बिल्कुल एक कठपुतली थे पाकिस्तान के और चाइना के, और वो वहां जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उससे साफ तौर पे दिख रहा था। 18 महीने में हुआ ये कि वहां के बड़े डेलीगेशन, सोल्जर्स के डेलीगेशन, वहां पे नेवी के, एयरफोर्स के, वहां पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस, नेवी चीफ, और लगातार हर महीने में 2-3 ऐसे डेलीगेशन पाकिस्तान से जाते थे जो वहां की सेना के होते थे। तो सवाल ये उठता था कि पाकिस्तान की सेना के लोग बार बार बांग्लादेश
क्यों जा रहे हैं, महीने में 2 बार क्यों जा रहे हैं? तो उसका जवाब भी उस वक्त ये मिलता था कि वहां पर वो जाते थे और ये कहते थे कि बांग्लादेश की जो सेना है उसको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स दे रहे हैं। तो हमने पहले भी अपनी वीडियो में यही कहा था कि जो पाकिस्तान जो आर्म्स ट्रेनिंग की बात करता है, एक्चुअली वो सैनिकों को ट्रेनिंग नहीं देता है, वो वहां पर आतंकवादियों के अड्डे बनाता है, आतंकवादियों का जो नया पौध है उसे तैयार करता है। तो जो मैं कह रहा था अभी, जो हम दोनों बात कर रहे थे कि एक ऐसा देश है जो रो रहा है, वो देश है पाकिस्तान। और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, ISI सेना, सब इसलिए रो रहे हैं कि भारत के करीब अब रहेगा बांग्लादेश, कम से कम एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां नहीं रहेगा और पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ में नहीं। और राजेश सर, इसकी शुरुआत भी हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए किस तरह से बहुत सुंदर ट्वीट करके बधाई भी दे दी है BNP को, और आगे रिश्ते अच्छे रहेंगे इसकी शुभकामनाएं दी हैं। जो बधाई है वो पाकिस्तान की ओर से भी दी गई है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर है। पाकिस्तान पहले ऐसा कह चुका है कि वो चाहता है कि बांग्लादेश में जमात इस्लाम की सरकार बने, लेकिन अब एक और अहम सवाल है, क्योंकि उनका सपना तो टूट गया है, लेकिन अब जो नई सरकार आई है उसके साथ भारत के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें रही हैं जिसमें भारत के जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष है। देखिए, खालिदा जिया जो तारिक रहमान की माता जी थी और उनके पिता जो वहां के राष्ट्रपति थे, इनका जो झुकाव था वो भारत की तरफ हमेशा से बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके पीछे एक कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि जब बांग्लादेश की जो सत्ता थी वो 2 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। 35 वर्षों के बाद कोई पुरुष वहां पे प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो जो 35 जो वर्ष थे उसमें खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री बनी और शेख हसीना बनी। तो अगर हम उसको ब्रॉडर सेंस में अगर देखेंगे तो वहां पर एक तरफ आवामी लीग और दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी होती थी। तो वहां पर जो स्थिति थी वो इन दोनों के बीच में ही घूमती थी। अब वो मामला थोड़ा सा बदल गया है। तो पहले क्या था कि जो पाकिस्तान की जो सरपरस्ती में जो पार्टी वहां काम करती थी वो खालिदा जिया की BNP थी, यानी कि तारिक रहमान की पार्टी, उनकी मम्मी के टाइम में, उनके फादर के टाइम में। और शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं, जिन्होंने जो वहां प्रधानमंत्री थी भी थोड़े दिन 2024 तक की, और भारत की मदद से जब 71 में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था तो उनके पिता ही वहां मुजीबुर रहमान मुक्ति आंदोलन को चला रहे थे। तो जाहिर है कि भारत के साथ कौन थी? शेख हसीना। और खालिदा जिया वो पाकिस्तान के साथ थी। लेकिन अब नेहा मामला बदल गया है। शेख हसीना भारत में है, उनकी पार्टी बैन कर दी गई है, वो इलेक्शन में वो नहीं थी। पाकिस्तान बांग्लादेश में 2 ही पार्टियां आमने सामने थी बड़े मोटे तौर पे, जमात इस्लामी और BNP। तो अब हम ये मान सकते हैं कि BNP यानी तारिक रहमान की जो पॉलिसी होगी वो अगर प्रो इंडिया नहीं भी होती हो, जैसा कि वो बार बार कहते हैं कि वो आसपास के सभी देशों के साथ अच्छे और मधुर संबंध बना के रखेंगे, तो सिल्वर लाइन तो है ही कि हाँ, हमारे रिश्ते वो पिछले 18 महीना की तरह खराब नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश में BNP को बहुमत मिल चुका है। इसी के साथ ही अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि आखिरकार भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश की जनता ने जो चुना है वो अपने लिए बेहतर भविष्य के लिए चुना है। आने वाले समय में देखना होगा कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो किस तरह से भारत के साथ अपना कनेक्शन बनाती है, किस तरह के रिश्ते रखना चाहती है। एक एंगल मुझको जोड़ना है। जी बिल्कुल, हाँ, एक एंगल मुझको जोड़ना है, जबकि हम यही बात कर रहे हैं कि कट्टरपंथी बुरी तरह हार गए, करारी हार हो गई है। तो सबको, अब पूरी दुनिया को लग रहा है, एशिया को लग रहा है, भारत के लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया जो थोड़े ही दिन पहले जमात इस्लामी लीड कर रही थी। तो पहला तो उसके 2 फैक्टर्स थे। पहला तो ये कि पहले तारिक रहमान पिक्चर में नहीं आए थे। 17 वर्षों के निर्वासन के बाद वो लंदन से दिसंबर 2025 में वो बांग्लादेश लौटे और सिर्फ 2 महीना बच रहा था इलेक्शन में, उन्होंने कैंपेन किया। तो एक जो पॉलिटिकल जो एस्केप था वो बदल गया तारिक रहमान के आने से। और दूसरा जो उससे जो खास बात है, एक बहुत जरूरी बात ये बतानी है दर्शकों को यहाँ पर कि जमात इस्लामी के हार में बहुत बड़ा कारण ये रहा, अमेरिका का एंगल रहा। हुआ ये था कि पिछले साल की बात है, वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी थी। वाशिंगटन पोस्ट में उसमें यह बताया गया था कि जो अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां के जो राजनयिक हैं, वो जमाते इस्लामी के नेताओं से, शफीक उर रहमान से उनकी मीटिंग्स हो रही है। और उनकी जो मीटिंग्स हो रही थी वो ये हो रही थी कि उनके आने के बाद से, यानी कि अगर जमाते इस्लामी, शफीक उर रहमान वहां पावर में आ जाते हैं चुनाव के बाद, क्योंकि उस समय तारिक रहमान नहीं थे पिक्चर में, तो वहां पे ही लग रहा था कि जमाते इस्लामी ही आ जाएगी। तो अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे, अमेरिका की जो सरकार थी वहां, जो बाकी हम कहते हैं कि डीप स्टेट भी कहते हैं, तो वो इस कोशिश में थे
कि वहां पर इनके साथ एक ऐसी साठगांठ बना ले और उसके बाद वहां पर जितने तरह से वो जैसे चाहेंगे बांग्लादेश को वो अपनी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करेंगे। सरकार रहेगी जमात इस्लामी की, लेकिन जो इशारे से जो काम किया जाएगा वो अमेरिका के इशारे पे होगा। और यही एक वजह है कि जो बाद में जब लोगों को पता चल गया, वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर छप गई, वो ऑडियो तक आ गया मीटिंग्स की, तो लोगों को ये लगा कि इससे तो ये होगा कि अमेरिका बिल्कुल हावी हो जाएगा बांग्लादेश पे, तो जो हमारी जो इंडिपेंडेंट जो आइडेंटिटी है वो नहीं बनी रह जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कारण था कि लोगों को लग रहा था कि शफीकुर रहमान अमेरिका के हाथों में खेलेंगे और बहुत बुरी तरह से वो खेलने वाले हैं। ये एक बड़ा कारण रहा जिसमें बदलाव हुआ है। लेकिन जो भी हुआ, सपना सबका सपना ही रह गया। तमाम जो देश थे जो चाहते थे कि बांग्लादेश पर उनका कंट्रोल हो जाए, अब उनका सपना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुका है। पाकिस्तान का सपना तो चकनाचूर हुआ ही है। अब अहम सवाल यही है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आने वाले समय में कैसे रहने वाले हैं। तो बने रहिए इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।